मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायकाचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के बारे में आपको हमने बताया था कि शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण रहे हैं और किस किस विद्वानों की नज़रों में शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण रहे हैं। आज के वीडियो में हम शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको शीत युद्ध की जो प्रगति हुई और जो विस्तार हुआ उसको हम कुछ टॉपिक्स के अंदर इसको हम बांटेंगे, कई चरणों में बांटेंगे। जो हमने इसको 6 चरणों में बांटा है। तो शीत युद्ध का के जो विस्तार हुआ है उसका जो प्रथम चरण है वह है 1917 से 1945 के बीच में। अमेरिकी विद्वान होल तथा फ्रेंच विद्वान आंद्रे फोंटेन मानते हैं कि वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 में बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, उसी के साथ में इसका स्वरूप उत्पन्न होता है। सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया। 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य यूएसएसआर में अस्तित्व में आता है और कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत नहीं किया और ब्रिटेन और अमेरिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा को कभी पसंद नहीं किया। 1920 में जब सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहे तो अमेरिका ने उस समय तक उसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि रूस ने उसकी कतिपय आवश्यकताएं शर्तें नहीं मान ली। 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए उससे विश्व के संभावित सामरिक संतुलन को इसने उलट दिया था। शीत युद्ध का दूसरा चरण 1946 से 1953, इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इसमें सबसे पहली थी चर्चिल का जो फुलटन भाषण। चर्चिल ने कहा कि हमें 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने कहा, अमेरिका के जो फुलटन नामक स्थान था वहाँ पर चर्चिल ने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। उसने स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की मांग की। उसका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए हर संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। और 29 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए वालेस से त्यागपत्र देने को कहा क्योंकि उसने 12 सितंबर 1946 की न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री स्थापना की वकालत की थी। दूसरा, इसमें ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की ये नीति घोषित की कि साम्यवादी प्रसार को रोका जाना चाहिए और चेतावनी दी कि विश्व की स्वतंत्र जनताएं अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रही है। यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समूचे विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी और हम निश्चित ही अपने स्वयं के राष्ट्र के कल्याण को संकट में डाल देंगे। अतः आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा है मार्शल योजना। अमेरिकी जो विदेश सचिव थे मार्शल, उन्होंने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण का यत्न न किया गया तो वह साम्यवादी गिरफ्त में आ जाएगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की और ये कुल 4 वर्ष में 48 से 52 तक कुल 4 वर्षों की अवधि में पश्चिमी यूरोप
यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। चौथा है बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। पांचवा, जर्मनी का विभाजन। जब छत विच्छित जर्मनी शीत युद्ध का एक प्रधान केंद्र बन गया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं, का उदय हुआ और 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्र में गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी की स्थापना की गई। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी जर्मनी में और पश्चिम जर्मनी में विभाजित हो गया। छठा, नाटो की स्थापना। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसे सैनिक संगठन का निर्माण किया गया। यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अन्य देशों के विरुद्ध किया गया शस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध शस्त्र आक्रमण माना जाएगा। ऐसा आक्रमण की दशा में व्यक्ति रूप से अथवा अन्य देशों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कार्य किया जाएगा। सातवां, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से शीत युद्ध में उष्णता आ गई। साम्यवाद की इस विजय ने सोवियत संघ के उत्साह में वृद्धि की। आठवां, कोरिया युद्ध। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र विश्व की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। नवा, अमेरिका द्वारा जापान के साथ संधि। 1951 में अमेरिका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने इस कार्रवाई को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफ़ी निंदा की। तो ये हमने दूसरा चरण देखा शीत युद्ध के विस्तार का। अब शीत युद्ध के विस्तार का तीसरा चरण, जो कि 1953 से 1958 के बीच में माना जाता है, इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर राष्ट्रपति आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसके अंदर सबसे पहली जो घटना घटित हुई वो थी सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण करना। अगस्त 1953 में सोवियत संघ द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे अमेरिका शंकित हुआ और उसने निशस्त्र के दोनों पक्ष आवश्यक समझने लगे। दूसरा, हिंद चीन का प्रश्न। हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष में दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग किया तो सोवियत संघ ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। तीसरा, सीटों का निर्माण। सीटों का प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। 8 सितंबर 1954 को सीटों संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के मूल में एक ही बात थी, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस को साम्यवादियों के प्रभाव में जाने से रोका जाए। चौथा, वार्सा पैक्ट का निर्माण। 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके साथ 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। वार्सा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब था। आइजनहावर सिद्धांत। जून 1957 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक सिद्धांत की घोषणा की। ये अमेरिकी विदेश नीति की उग्रता मानी जाती है, उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह स्वविवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमणों को रोकने के लिए भेज सकता है। इस प्रकार से ये सब घटनाएं तृतीय चरण में हुई, जो 1953 और 1958 के बीच में होती है। इसके साथ ही शीत युद्ध का चौथा चरण, जो कि 1959 से 1962 के बीच में हुआ, और इसके अंदर कमी आई। ऐसा 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि भाई शीत युद्ध में के
ज्वार में कमी आएगी, क्योंकि सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शचेव ने शांतिपूर्ण सहिष्णुता नीति को अंगीकार कर लिया था। मगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई इस समय भी। इस समय पहली घटना ये हुई कि जो सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शचेव है उन्हें अमेरिका की यात्रा की। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शचेव ने अमेरिका यात्रा की और इससे दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण बने। खुर्शचेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और इस सौहार्दपूर्ण भावना को डेविड भावना या स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड का नाम भी दिया गया। दूसरा, U-2 विमान कांड। 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण तथा यंत्र पकड़े गए। विमान चालक ने स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण तथा सैनिकों की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। बात बहुत बढ़ गई थी। राष्ट्रपति आइजनहावर ने शब्दों में कहा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती है, अतः उसकी भी आवश्यक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जासूसी कार्रवाई करता है। तीसरा, पेरिस का शिखर सम्मेलन। U-2 विमान कांड की घटना से 16 मई 1960 को होने वाले शिखर सम्मेलन की असफलता नजर आने लगी। चौथा, कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचन होना। 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन जॉन कैनेडी विजय हुए। खुर्शचेव ने कैनेडी को बधाई दी और आशा व्यक्त की दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। कैनेडी ने उत्तर भेजते हुए लिखा कि न्यायपूर्ण स्थायी शांति की स्थापना के लिए हम दोनों प्रयत्न करेंगे। खुर्शचेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी। जून 1961 में खुर्शचेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी, लेकिन कैनेडी ने उसे खुले शब्दों में बता दिया कि संयुक्त रूस की एकपक्षीय कार्रवाई किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं की जाएगी। छठा है क्यूबा की घटना। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जो 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1962 के आसपास तो सोवियत संघ ने क्यूबा में नए सैनिक अड्डे कायम कर दिए। अड्डों में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे। इससे अमेरिका की जो सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने क्यूबा में एक अमेरिकी सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा करते हुए क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज़ों द्वारा क्यूबा का घेर लेना था ताकि वहां सोवियत संघ से भेजी जाने वाली सैन्य सामग्री न पहुंच सके। ये चौथा चरण था। अब पांचवा चरण शीत युद्ध का, जो कि पांचवा चरण 1963 से 1979 तक चला, 1963 से 1979। इसमें बहुत सारी घटना घटित होती है, जिसमें पहली घटना है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दोनों देशों के बीच में और विश्व को एक नई आशा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में दिखती है। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किया। दूसरा, हॉटलाइन समझौता। 1963 में वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता यानी हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ। इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध संकट को निवारण करना था। तीसरा, आणविक अप्रसार निषेध संधि। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे। बर्लिन समझौता हुआ। 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत हुआ। 7वां कोरिया का समझौता हुआ और 8वां यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। 9वां द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है और तृतीय सुरक्षा सम्मेलन होता है, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है। ये थे शीत युद्ध के विस्तार का 5वां चरण। अब छठा चरण है। इस शीत युद्ध के विस्तार का छठा चरण है 1980 से 89 तक ये छठा चरण चलता है। शीत युद्ध के चरण में
महाशक्तियों में सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंद्विता भी चलती रही। इस चरण को युद्ध के अलावा सभी साधनों द्वारा संघर्ष भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे शीत युद्ध, दूसरा शीत युद्ध अथवा नया शीत युद्ध भी कहते हैं। वैसे तो नए शीत युद्ध का प्रारंभ राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आते ही अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाने, अस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करने, शस्त्रों की होड़ को तेज करने और सोवियत संघ के प्रति अपनी कठोर नीति अपनाने की घोषणा से माना जाता है। तो ये इसके साथ ही 1983 में दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराया जाना, इसके विरुद्ध अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया की। 86 में अमेरिकी स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्य आरंभ किया। इस प्रकार से ये जो चरण था वो सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंद्विता का भी चरण था। अब हमने सोवियत संघ के जो उसकी अमेरिका के साथ प्रतिद्वंद्विता को भी हमने इन सभी चरणों में देखा। इस प्रकार से शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार हमने 6 चरणों में देखी, आपसे विस्तार में चर्चा की, जिसमें वैसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो घटनाएं थी इन्होंने कहीं न कहीं शीत युद्ध को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। आज हमने शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार को बहुत ही विस्तार से आपसे चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जो शीत युद्ध के जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।